सर जीएस पॉइंट से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने मूल विधि की पहली क्लास अपलोड करी थी और आप लोगों ने इतना बेहतर रिस्पॉन्स दिया, उसमें काफ़ी लोगों ने देखा और इतना अच्छा कमेंट किया कि आज हम मजबूर हो गए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। सुबह से ही आप लोगों के लिए पहले वीडियो बनाने की तैयारी में लगे थे, अब जाके हमारा काम कंप्लीट हो पाया। देखिए, कल हमने जिस बारे में बात की थी, जिस टॉपिक के बारे में बात की थी, उसमें हमने देखा था एक ऑस्टीन की परिभाषा, और ऑस्टीन की परिभाषा में कहा था कि दो वर्ड्स हम दिए थे कि विधि स्वयं प्रभु का समादेश। विधि संप्रभु का समादेश है, जिसका मतलब क्या होता था? संप्रभु यानी संप्रभुता का मतलब हमने आपको बता रखा था कि ऐसी कंट्री जो अपने डिसीजन मेकिंग में यानी निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके, ऐसे राष्ट्र को हमने स्वयंप्रभु राष्ट्र का नाम दिया था। और एक वर्ड से हमने समादेश का नाम डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा था कि ऐसा आदेश जिसके वायलेशन पे हम किसी भी व्यक्ति पर दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, उसका नाम हमने समादेश बताया था। फिर हमने आपको बताया था क्राइम क्या होता है, किस किस तरह के क्राइम को किस तरीके से देखते हैं। तो हमने इस बारे में आपसे बात करी थी आईपीसी और सीआरपीसी की। तो इसमें जो क्राइम को हमने कैटेगराइज किया था, एक तो जनरल लॉ में कैटेगराइज किया था और एक स्टैट्यूटरी लॉ में कैटेगराइज किया था, यानी एक सामान्य कानून के बारे में आपको हमने बताया था और एक स्पेशल कानून या वैधानिक कानून के बारे में बताया था। एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिए, उसके बाद ही यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वादा करते हैं कि आपके एग्जाम के सारे सवाल इसी सारे लेक्चर्स जो हम अपलोड करेंगे उसी से मिलेंगे, बाहर से आपका एक भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि इतना तो काफी दिन तक हमने एनालिसिस किया और देख रहे हैं। पिछली बैच में भी सारे जो बैच थी हमारी पिछली, उसमें सारे सवाल जो मूल विधि के थे सारे के सारे फंसे थे। इसीलिए अब ऑफलाइन तो आप लोग अटेंड नहीं कर सकते और ऑफलाइन इस समय मजबूरी भी है, नहीं चला सकते, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर पर्टिकुलर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप 2-4 दिन में इसको रिवाइज कर पाएंगे और आप अपने नंबर को सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम भारतीय दंड संहिता के बारे में। तो कल हमने आपको ये बताया था कानून दो प्रकार से हम बनाते हैं, सामान्य कानून और वैधानिक कानून। सामान्य कानून के द्वारा हमने बताया था कि ऑर्डिनेंस के द्वारा जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके बना सकता है, या फिर कोर्ट कोई आदेश दे देती है कि नहीं ये कानून अब यहाँ से लागू होगा। तो कुल मिला के हमने देखा सिनेमा घरों में जैसे राष्ट्रगान का बजाया जाना एक प्रकार का कोर्ट का जजमेंट था या आदेश था, जिसको पूरी कंट्री ने फॉलो किया। और आज भी देखते हैं आप मूवी थिएटर्स में स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको राष्ट्रगान सुनने को मिलता है। तो इसके बाद विधि यानी कि वैधानिक जो कानून होते थे उसके लिए संसद में प्रॉपर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की कंपाइलेशन में या फिर राष्ट्रपति की सहमति में प्रॉपर अधिनियम बनता था। अगर जरूरत पड़ती थी तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संवैधानिक संशोधन को भी कर डालते थे। और इसी तरह से हमने देखा कि हमारा जीएसटी का एक्ट हो गया। जीएसटी के एक्ट के अलावा हमारा जो है नागरिक का जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला था सवर्णों को, वो हो गया। तो ये सारी चीजें हमने स्पेशल एक्ट बनाकर की, इसीलिए इसको वैधानिक कैटेगरी में हमने रखा था। फिर हमने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में भी डिस्कस किया था। क्रिमिनल लॉ में हमने देखा हत्या करने का प्रयास, लूट, ये सभी क्राइम जो है क्रिमिनल लॉ में आते थे। फिर हमने सिविल लॉ के बारे में आपको बताया था कि सिविल लॉ जैसे दहेज के मामले हो गए, दहेज के अलावा तलाक के मामले हो गए, जमीन विवाद, जमीन जायदाद से संबंधित मामले हो गए, वसीयत से संबंधित मामले हो गए, इन सभी के बारे में हमने आपको कल ही वीडियो में बता दिया था। सारी चीजें हमने कल आपको ये सब बता रखे थे। आज हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर देखिए एक दूसरे से इंटरलिंक है।
आप लोग जब क्रम से देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और याद करने का तरीका आपको, अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वादा करते हैं तो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि चीजें इंटरलिंक है। जब क्रम से आप देखोगे तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन, एक स्टोरी जैसा माहौल क्रिएट होता जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको आज और इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय दंड संहिता, आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी हम कोई क्राइम करते हैं तो हमको जो दंड मिलता है या किसी को भी कोई दंड मिलता है वो आईपीसी के तहत ही होता है। वो चाहे चोरी का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, चाहे फिर सेल्फ प्रोटेक्शन का मामला हो, चाहे खून का मामला हो, तो कुछ भी मामले होते हैं सभी के लिए जो दंड विधान है वो हमारा क्या है, आईपीसी है, अर्थात भारतीय दंड संहिता। तो बात करते हैं इसका एक आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि जिस टाइम पर हम लोग ब्रिटेन के औपनिवेश थे, यानी कि ब्रिटेन का हमारे भारत देश पर शासन था, उस टाइम एक कंपनी जो पहले व्यापार के दृष्टिकोण से भारत आई और बाद में इस कंपनी ने देखा कि भारत में तो एकता की कमी है, यूनिटी की कमी है, और ये धीरे धीरे छोटे छोटे युद्धों के माध्यम से क्या किया, काफी एक बड़े साम्राज्य में अपना आधिपत्य करके शासक बन बैठी। और शासक बन बैठी तो देखा आपने, कंपनी जब बक्सर का युद्ध जीत जाती है तो कंपनी का पूरा भारत में प्रभाव हो जाता है और फिर वो अलग अलग एक्ट के माध्यम से भारत में प्रशासनिक सुधारों के बारे में प्रशासनिक सुधार लाती है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इन सब के बाद जो रियल में एक्ट आया, चार्टर्ड एक्ट 1793, वो एक ऐसा आज्ञापत्र था जो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जारी किया गया था या महाराजा के द्वारा जारी किया जाता था 20 साल तक के लिए। तो चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से अगर हम बात करें तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो तीसरा चार्टर एक्ट था। पहला आपका 1793 में आया था, दूसरा आपका आया था 1813 में और तीसरा चार्टर एक्ट आपका आया था 1833 में। तो आपने देखा कि ये वो टाइम था जब लॉर्ड विलियम बेटिंग जैसे महान शख्सियत, महान इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई अगर भारत में कुछ संवैधानिक सुधार की बात अगर हम करें, कुछ सामाजिक सुधार की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का भी नाम लिया जाता है। जबकि अगर हम कैलकुलेशन या तुलना की दृष्टि से देखें तो लॉर्ड रिपन ऐसे कैंडिडेट थे जिनको भारत का उद्धारक बोला जाता था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग भी उन्हीं शासकों में से एक था या गवर्नर जनरल में से एक था। आपको पता भी होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पहले तो होता था बंगाल का गवर्नर जनरल, जितनी भी प्रेसिडेंसी होती थी उनके गवर्नर जनरल अलग होते थे। फिर देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो उसके टाइम पे देखा होगा आपने, सती प्रथा का अंत हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ, बहुत सारे काम जो समाज सुधार से रिलेटेड थे काफी किए गए। और इसी के समय में भारत में शिक्षा का विकास भी हुआ। आपको पता भी होगा 1813 में भारतीय शिक्षा के लिए एक बजट आया था 1 लाख रुपए का। लेकिन चार्टर एक्ट के आने के बाद भारतीयों और अंग्रेजों में ये डिस्प्यूट हो गया कि भारतीयों को शिक्षा दी जाए तो किस भाषा में दी जाए। यहाँ पे भाषा अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में दी जाए, भारतीय चाहते थे कि क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। क्योंकि देखिए भारत में भी काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो भाषाई विविधता है वो भी भारत में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी का कई राज्य समर्थन करते हैं और कई राज्य जो है विरोध करते हैं। जैसे दक्षिण भारत के राज्यों को देख लिया जाए, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, बेंगलोर या कर्नाटक हो गया, ये सब क्या करते हैं, अंग्रेजी को काफी सपोर्ट करते हैं और हिंदी को काफी। तो हिंदी भाषी राज्यों के लिए डिमांड की गई हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए। क्षेत्रीय भाषा के लोगों के द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। तो इसी वजह से 1823 में जो शिक्षा का बजट था वो खर्चा ही नहीं किया गया, वो खर्च ही नहीं किया गया। और इसी के बीच का जो 20 साल का टाइम पीरियड था वो भारतीय आर्म्ड
विवाद के नाम से जाना जाता है, यानी पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले ने फिर अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली भारत में, और वैसे तो चार्ल्स डांट को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, लेकिन काम करना जो प्रारंभ किया वो लॉर्ड मैकाले ने किया। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में एक 1834 में एक विधि आयोग के गठन की सिफारिश की गई, और ये विधि आयोग 1834 में गठित भी हो गया। 1834 में जब हमारा विधि आयोग गठित हो गया, तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है आपको कि जब इसका विधि आयोग गठित हो गया तो इसने काम करना शुरू किया, और काम करते करते इसने लगभग 26 साल तक काम किया, और 26 साल तक काम करने के बाद भारत में कंप्लीट दंड संहिता तैयार करी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसी आयोग के द्वारा 1834 में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी, और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। इसके अलावा जब भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ तो आपसे वो डेट पूछी जा सकती है, काफी भाई ऐतिहासिक डेट होती है वो। तो 6 अक्टूबर 1860 एक ऐसी डेट थी जिस दिन हमारे दंड संहिता का निर्माण पूरा हुआ। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस लाइन से। संविधान के बारे में भी आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पूरा हो गया था, लेकिन जब भी क्वेश्चन पुट किया जाता है तो आप लगभग स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी डेट लें, 26 जनवरी 1950 लें या फिर 26 नवंबर 1949 लें। तो यहाँ पे आपको साफ साफ शब्दों में बता दें कि जो भारतीय दंड संहिता थी वो 6 अक्टूबर 1860 को तैयार हो गई थी बनकर, इसको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसको भारत में अभी लागू नहीं किया गया था। जैसे संविधान को हम देखें 26 नवंबर 1949 को तो पार्शियली लागू कर दिया गया था, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, लगभग संविधान के 16 अनुच्छेद लागू थे, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से हम लागू कर पाए थे 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पे। तो इसी क्रम में 1 जनवरी 1862 को भारत के संपूर्ण भारत में, ध्यान रखिएगा उस टाइम जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया गया था। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो स्टार बना दे रहे हैं आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 जनवरी 1962 को संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। अब आप दिमाग से सोचिए, कश्मीर 1 जनवरी 1962 को एक देसी रियासत हुआ करती थी, 1862 को एक देसी रियासत हुआ करती थी, और कोई भी कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता था वो संपूर्ण भारत के क्षेत्राधिकार पे लागू होता था, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हो, चाहे फिर राज्य हो, या फिर कह सकते हैं कि देसी रियासतें। तो यहाँ पे उस टाइम पे इसको लागू किया गया था, बट जब भारत को आजादी मिली और भारत का जब संविधान बना तो जम्मू कश्मीर को उसी संविधान से बहुत ही स्पेशल दर्जा मिल गया, बहुत ही स्पेशल दर्जा मिल गया, और जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान अनुच्छेद 370 के माध्यम से उभर करके आया। तो वहां पे जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल नंबर 370 आ गया तो उस टाइम अगर हम बात करें अपनी आजादी के बाद से, उस टाइम इसको लागू नहीं किया गया था। तो आप कहोगे कब से कब तक, तो 1950 से 2019 तक के टाइम पीरियड में इसको लागू नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा प्राप्त था, और स्पेशल दर्जे की वजह से ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता था। केवल भारतीय दंड संहिता नहीं, भारत का कोई भी कानून आप XYZ किसी को भी ले लीजिए, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 नहीं लागू होता था। इसके अलावा SC ST एक्ट 1989 नहीं लागू होता था। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये भी नहीं लागू होता था। इनफैक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 भी नहीं लागू होता था। तो
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 भी नहीं लागू होता था, जब 1872 का अनुबंध अधिनियम भी नहीं लागू होता था। इसमें कोई भी कानून भारत की संसद द्वारा बनाया गया लागू नहीं होता था। केवल ऐसे कानून यहाँ एप्लीकेबल थे जो इसकी सुरक्षा से रिलेटेड थे। आंतरिक मामलों में भारत का संविधान इसके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे वही कंडीशन क्रिएट हुई, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया और इस तरह से नए सिरे से जम्मू कश्मीर का गठन किया गया। आपने देखा होगा, चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल दर्जा था, यानी कि आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 370 इसको हमने क्या किया, हटा दिया। उसी तरह से अनुच्छेद नंबर 35A क्या किया हमने, हटा दिया। और जैसे ही हटाया, इसकी स्पेशल कैटेगरी क्या हो गई, खत्म हो गई। और स्पेशल कैटेगरी खत्म होने के बाद ये डिवाइड हो गया किसमें, केंद्र शासित राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में। और केंद्र शासित राज्य से तो ऊपर दो बने, लद्दाख और कश्मीर। तो इस वजह से 2019 से यहाँ पे भी ये अधिनियम लागू होने लगा। अब बात करते हैं भारत का जो दंड संविधान है या दंड का विधान है, या कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता है, वो संपूर्ण भारत की सर्वोच्च दंड संहिता है। इसके अलावा यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा दंड विधान है। आपने देखा होगा कि जो भी सबसे बड़ा होता है वो भारत का ही होता है, चाहे संविधान हो और चाहे फिर दंड विधान हो। बस एक ही चीज बड़ी नहीं है, हम लोग अपनी जीडीपी को सबसे बड़ा नहीं कर पाए आज तक, लेकिन प्रयासरत है कि हम लोग भी खुद को पीछे करेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे बड़ा दंड विधान है, जिसमें कुल 511 धाराएं, ध्यान रखिएगा पूछे जाते हैं सवाल, 511 धाराएं तथा इसमें कुल 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। तो इस तरह से इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आप लोग इसको, ये जो लागू होने का और बनने का पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर बन ही जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद और धाराओं में क्या अंतर होता है, तो अनुच्छेद और धाराओं में बेसिक डिफरेंस जरा हम जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके मन में इतनी कंफ्यूजन बनी रहती है कि आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि क्या अंतर हो सकता है दोनों में। तो देखिए, अनुच्छेद को हम बेसिक लॉ की कैटेगरी में रखते हैं। अनुच्छेद हमारा जो होता है वो बेसिक लॉ होता है, यानी आधारभूत कानून होता है, जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है और इसका वायलेशन होने में बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक धारा की बात करें तो एक मानक कानून माना जाता है, एक स्टैंडर्ड कानून माना जाता है। और जब किसी धारा का हम वायलेशन कर देते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सख्त चार्जेस लगते हैं, और सख्त चार्जेस के अलावा चार्जेस में जो भी कहा जाएगा वो हमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, दंड भी देना पड़ सकता है, या फिर दंडात्मक कार्यवाही भी आपके ऊपर की जा सकती है। लेकिन अनुच्छेदों के वायलेशन पे ऐसा नहीं होता है। तो जनरली ये बेसिक डिफरेंस था। हाँ, एक चीज आपको और बता दें कि जब 1860 में ये बना तो उस समय भारत का जो वायसराय था, आपको पता होगा ये नाम वायसराय नाम कब आया, कब आया, तो ये देखिए, जब हमारे 1857 की क्रांति खत्म हुई, 1857 की क्रांति खत्म हुई तो गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया गया, वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में, किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में ये आया था, लॉर्ड कैनिंग के काल में बना।
लॉर्ड कैनिंग के कॉल में बना। और ये भारत का क्या हुआ, ये भारत का प्रथम वार